पिछले वीडियो में हम लोगों ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला करके पढ़ा था और देखा था कि उनमें क्या अंतर होता है। और उसके बाद हम लोगों ने लोकसभा के बारे में पढ़ा था। लोकसभा किस तरह से कार्य करता है, उसके सदस्य की संरचना क्या होती है, कितना कार्यकाल होता है, उसको विघटित करने का क्या तरीका होता है, उसके बारे में चर्चा किया था। और आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के अंतर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इनको किन किन नामों से जाना जाता है वो हम दोनों को तुलना करके पढ़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम राज्यसभा के बारे में देखने का प्रयास करेंगे कि राज्यसभा में क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राज्यसभा में सबसे पहले सीटों की संरचना। जो सीटों की संरचना होती है वो इसमें टोटल सीटें 250 होती है। मतलब ये अधिकतम की बात करता है। अधिकतम 250 सीटें होती हैं। लेकिन और इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है कि 238 जो सीट होगी उसका निर्वाचन होगा। मतलब निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। इसमें प्रत्यक्ष तरीके से नहीं, लोकसभा की तरह नहीं होता है। इसमें अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन होगा 238 सीटों पे। और इसमें राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों के द्वारा मिल करके यहाँ से सदस्य आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो 12 बचता है उसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति कुछ आधार है, जैसे कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इनके आधार पे 12 लोगों को राष्ट्रपति खुद अपने आप ही नियुक्त कर देते हैं। उनका चुनाव नहीं होता। राज्यसभा प्लस राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश से 238 लोग चुन करके आएंगे। और ये देखिए, इसमें चूँकि आज के डेट में 238 तो सीटें बना दी गई है। अधिकतम सीटें 250 है। 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 233 पे ही सदस्य चुने जाते हैं। और यहाँ से 12 निकल के आते हैं, 12 के 12 आ जाते हैं। और ये 233, यानी टोटल मिल करके ये 245 के करीब 245 हो जाता है। यानी आपसे पूछ दें कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 250 होती है। लेकिन सदस्य की संख्या वर्तमान में पूछ दें कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सीटें हैं। अधिकतम की बात करें तो 250, लेकिन वर्तमान की बात कर दें कि कितने सीटें पे सदस्य या कितने सीटों पे निर्वाचन हुआ है, इस प्रकार का, तो आपका आंसर हो जाएगा 245। जो पाँच बचा हुआ है हम पहले भी बता चुके हैं। कुछ हमारा जो भारत का हिस्सा है कश्मीर वाला, उस पर चाइना और पाकिस्तान का कब्जा हो चुका है। उसी को ताकि क्या होना कि जब भी कोई नेता आए लोकसभा में या राज्यसभा में, लोकसभा की भी यही सिस्टम है कि वहाँ पे 5 सीटें छोड़ दी जाती है। राज्यसभा में भी यही सीटें है कि 5 सीटें छोड़ दी जाती है। लेकिन है क्या कि जब भी कोई नेता आए, प्रधानमंत्री आए या फिर वहाँ पे उपराष्ट्रपति जाए सभापति के तौर पे, तो उनकी नज़रें पड़े और 5 सीटों को भरना है, उनके दिमाग में ये ख्याल आए। और 5 सीटें तभी भरा जा सकता है जब पीओके वाला क्षेत्र हम उसको स्वतंत्र करा सके। ठीक है, तो इस प्रकार के कल्पना कर सके हमारे आने वाले जो नेता लोग हैं, वो कल्पना कर सके, ताकि ऐसा ना लगे कि कोई आए, नए नेता आते गए और वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे जो हिस्सा भारत का कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इन 5 सीटों को छोड़ दिया गया है कि यदि इनको भरना है, इनको निर्वाचन करना है, तो इनके लिए आपको वो वाला हिस्सा स्वतंत्र करवाना पड़ेगा। और जिस दिन वो भारत के क्षेत्र में आ गया, वहाँ से ये 5 सदस्य चुन करके आ जाएंगे, फिर वो पूरी तरह से भर जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये सीटों की संरचना की बात हो गई। अब देखते हैं इसके निर्वाचन पे, इनका निर्वाचन कैसे होता है। यानी कि ये जो
सदस्य राज्य और यूटी इनकी निर्वाचन कैसे होता है उस पर चर्चा करते हैं। सीटों की संरचना, निर्वाचन। निर्वाचन देखिए होता क्या है कि राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से इनके सदस्यों का निर्वाचन होता है। लेकिन सदस्यों का निर्वाचन सिर्फ कहाँ से होगा? विधानसभा से होगा। विधानसभा यानी कहने का मतलब ये है कि वो केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा होते हैं वहीं से सिर्फ क्या होते हैं, राज्यसभा के प्रतिनिधि चुन के आते हैं। जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, विधानसभा। विधानसभा कहाँ कहाँ है आपके? पहला है दिल्ली, दिल्ली है, और दिल्ली है। दूसरा है पुडुचेरी, पुडुचेरी, और आपका तीसरा है कश्मीर। ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जिनमें एलजी के साथ साथ यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ मुख्यमंत्री भी होते हैं। यानी कि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का भी प्रावधान किया गया है और इन्हीं के विधानसभाओं से राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य आते हैं उनके द्वारा चुन करके आते हैं। और राज्यों से जितने भी अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में से जनसंख्या के आधार पर क्या किया गया है, जनसंख्या के आधार पर उनका निर्वाचन होता रहता है। और वहाँ से जनसंख्या के आधार पर मतलब उनकी सीटें प्राप्त है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें राज्यसभा को प्राप्त है। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा में सदस्य पहुँचते हैं वो पहुँचते हैं 31। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से और जहाँ पे मतलब जनसंख्या के आधार पर, जैसे सिक्किम में क्या है, सिक्किम में जनसंख्या बहुत कम है तो वहाँ से सिर्फ एक ही राज्यसभा का एक ही मेंबर जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। यानी जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है, ना कि क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर किया जाता तो सबसे पहले राजस्थान आ जाता, फिर एमपी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गुजरात, इस प्रकार से आते रहते। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली में भी क्या होता है, विधानसभा होता है। और ये जो सदस्य होते हैं विधानसभा के एमएलए द्वारा, विधानसभा के सभाओं के एमएलए द्वारा इनके राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन विधानसभा के एमएलए करते हैं। प्रत्येक राज्य अपने अपने प्रतिनिधि को कहाँ भेजते हैं, राज्यसभा में भेजा जाता है। वो इसलिए भेजा जाता है कि जब केंद्र में कोई कानून बन रहा है, जब कोई कानून पारित होने वाला है या कोई भी इस तरीके का काम हो रहा है, तो वहाँ पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति को होना ज़रूरी है। इसीलिए राज्यसभा का चुनाव होता है और राज्यसभा में वही व्यक्ति जाएंगे जिन्हें जनता अपने अपने राज्यों का चुनाव करती है। प्रत्यक्ष तरीके से मुख्यमंत्री के जो विधानसभा का चुनाव होती है उसका चुनाव करती है। और वही विधानसभा में से चुने हुए जो मंत्री होते हैं, विधानसभा के जो मंत्री होते हैं, उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, लोकसभा का प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। यानी कि प्रत्येक राज्य अपना अपना प्रतिनिधि को कहाँ भेजता है, राज्यसभा में भेजता है कि कल के दिन यदि केंद्र में जब बात उठे तो प्रत्येक प्रतिनिधि अपनी अपनी बातों को अपने अपने राज्यों को ले करके वहाँ पर अपना अपना प्रस्ताव रख सके। ठीक है, तो इस प्रकार का विधानसभा के एमएलए द्वारा इनका चुनाव होता है। तो ये रहा चुनाव प्रक्रिया। और यहाँ पे एक चीज़ जो 12 जो मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्य मनोनीत, तो ये राष्ट्रपति द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा। और 4 आधारों पे हो सकता है, 4 आधारों पे हो सकता है। जैसे कि वो जो मनोनीत होंगे सदस्य वो या तो कला के क्षेत्र से हो, कला या साहित्य, कला हो या फिर साहित्य हो, या फिर कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो, विज्ञान, या फिर समाज
समाज सेवा, ये इन आधारों पे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कहाँ से? 12 सदस्य को। और 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कला वाला जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा सेक्टर है, यहाँ से इसमें कई सारे फील्ड आती है, जैसा कि पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो ये 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष है, याद रखिएगा। अप्रत्यक्ष वो होता है कि जनता द्वारा डायरेक्ट ना चुना जाए। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा ही किसी और का चुनाव किया जाए, उनको ही अप्रत्यक्ष तरीका बोलते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कभी भी जनता क्या करते हैं? जनता उसमें भागीदारी नहीं होती, तो यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। हम विधानसभा, लोकसभा का चुनाव करते हैं, ना कि राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, तो इस प्रकार का चुनाव होता है। तो ये निर्वाचन प्रणाली हो गया कि निर्वाचन कैसे होता है राज्यसभा का, तो इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अब इनके योग्यता पे आते हैं कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति के पास क्या योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति के पास क्या योग्यता होनी चाहिए, उस पर चर्चा करते हैं। योग्यता, ठीक है। तो सबसे पहला वही जो लोकसभा में बताए थे कि जो प्रक्रिया, 4 प्रक्रिया बताए थे, और 5वां प्रक्रिया था कि संसद यदि कानून बना दे, तो वही सेम चीज़ यहाँ भी लागू होने वाला है। जैसे कि पहला था भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 30 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, 30 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। चौथा है, माफ कीजिएगा, तीसरा है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए का अर्थ होता है कि लाभ का पद कोई भी सरकारी नौकरी, जैसे अस्थाई कार्यपालिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अस्थाई कार्यपालिका यानी किसी भी आप सरकारी जॉब ना कर रहे हो, यानी कि लाभ के पद पे ना रहे, तभी आप ये राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। कोई भी मंत्री यानी अस्थाई कार्यपालिका का सदस्य कभी भी लाभ का पद नहीं कहलाता है। जैसे किसी भी राज्यसभा, विधानसभा या किसी भी जो मंत्री का पद होता है 5 वर्ष के लिए जो होता है, वो लाभ के पद में नहीं आएगा। लाभ का पद का मतलब अस्थायी कार्यपालिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। 4th है मानसिक या दिवालिया। ठीक है, मानसिक या विकार दोनों एक ही चीज़ होता है। दिवालिया यहाँ कर लीजिए, दिवालिया यानी कि कोई भी व्यक्ति मानसिक तौर पे पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 प्रकार यहाँ पे है कि इनमें से यदि कोई भी कोर्ट द्वारा मान लिया गया है, किसी व्यक्ति के द्वारा, कोर्ट ही ऐसे पारित करता है कि ये व्यक्ति पागल है या फिर ये व्यक्ति दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, वोट नहीं दे सकता। इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है कि ये व्यक्ति है। 5वां, यदि संसद कोई कानून बना देती है, संसद कोई कानून, यानी आने वाले समय में संसद कोई भी इस पर जो राज्यसभा की योग्यता है चुनाव लड़ने का, यदि संसद उस पर किसी भी प्रकार का कानून बना देती है, तो राज्यसभा का प्रत्येक मेंबर यानी कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को इसको मानना पड़ेगा कि राज्यसभा क्या, जो संसद है वो कोई कानून बना रहा है तो हम उसका पालन करें। यानी कि जैसे कि अभी तो 30 वर्ष दिया गया है, आने वाले समय में बढ़ा दे। ठीक है, यानी कि भारत का नागरिक हो, नागरिक देखिए किसी भी चुनाव के लिए, चाहे भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उसके लिए भारत का नागरिक होना तो ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जन्म नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत का ही जन्म हो। भारत का जन्म लेने से, भारत में जन्म लेने से इसका कोई मतलब नहीं है, इसका वो अलग चीज़ है। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी विदेश से भी कोई व्यक्ति आता है, भारत की नागरिकता यदि उससे प्राप्त कर दी जाती है, दे दी जाती है, तो वो भी यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, जन्म से
और भारत का नागरिक होना, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। जन्म लेना और भारत का नागरिक होना, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ जन्म ले लिया, विदेश में गया और वहाँ पर जा करके उसने किसी और देश की नागरिकता प्रदान कर ली, तो वो फिर ये चुनाव नहीं लड़ सकता। इसीलिए जन्म लेने से यहाँ पे कोई उसका संबंध नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 आधार दिए गए हैं कि योग्यता के लिए। अब यहाँ पे आते हैं, हम कार्यकाल पे चर्चा कर लेते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, किस प्रकार का कार्यकाल होता है, आपको पता होगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का चुनाव पूछ दे कि राज्यसभा का चुनाव कब होता है, चुनाव तो प्रत्येक 2 वर्ष पे, प्रत्येक 2 वर्ष पे इनका चुनाव होता है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। कोई भी प्रतिनिधि यदि चुन करके जाता है तो वो 6 वर्ष उसमें समय बिताएगा, 6 वर्ष अपना पूरा का पूरा कार्यकाल देगा, वहाँ पे 6 वर्ष अपना पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करता है। और उसके बाद क्या होता है कि 6 वर्ष के बाद वो वहाँ से रिटायर हो जाता है। यानी कि 6 वर्ष बाद, यहाँ एक चीज़ और लिख सकते हैं कि राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी उनको निकाल दिया जाता है, यानी उनकी जो कार्यकाल होती है वो पूरा हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो तो 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव फिर प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। फिर ये चुनाव क्यों होता है 2 वर्ष का? देखिए, जैसे आप मान लीजिए जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो आप एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए जैसे BA BCom BSc को ले लीजिए, 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है। कोई भी स्टूडेंट 3 वर्ष के लिए जाता है, पहले साल में एडमिशन करवाता है और 3 साल अपना पूरा करता है। 3 वर्ष के बाद वो क्या होता है, वहाँ से रिटायर हो जाता है, यानी कि निकल जाता है, उसका जो समय काल है वो पूरा हो चुका है, तो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन फिर जैसे ही वो निकला तो फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर वाले फाइनल ईयर में, फाइनल वाले निकल जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। और पास आउट हो जाने के बाद जो फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में चले गए हैं, फर्स्ट ईयर पूरा खाली हो जाता है, तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या किया जाता है, नए एडमिशन करवाए जाते हैं। यानी कि वहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक स्टूडेंट अपनी 3 साल कार्यकाल पूरा करता है, प्रत्येक स्टूडेंट अपना 3 साल वहाँ पे कार्यकाल पूरा करता है, लेकिन वहाँ पे एडमिशन प्रत्येक वर्ष चलता रहता है, एडमिशन प्रत्येक वर्ष चलता रहता है। फिर भी प्रत्येक स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 वर्ष वहाँ पे पूरा करते हैं, उसी का दोगुना यहाँ पे ले लीजिए। प्रत्येक वर्ष क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पे उनका चुनाव होता है, लेकिन 6 वर्ष प्रत्येक सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष उतने सीटों पे चुनाव होगा जितने सदस्य वहाँ से रिटायर हो जाते हैं, यानी 1/3 सीटों पे ही चुनाव होता है। यानी कि कहने का मतलब वही है, कॉलेज का प्रोसेस ही आपका सेम है। वहाँ पे 1 वर्ष का होता है कॉलेज, यहाँ पे 2 वर्ष का ले लिए, 2 वर्ष का होता है और 6 वर्ष में वो रिटायर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कार्यकाल हो गया कि कार्यकाल इनका किस प्रकार से होता है। तो कार्यकाल आपका इस प्रकार से होता है कि प्रत्येक राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर याद रखिएगा कि, और ये भी पूछ सकता है, राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं या रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई व्यक्ति निकल गया तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकता, फिर वो वहाँ से निकलता है, फिर वो चाहे तो राज्यसभा के लिए फिर चुनाव में खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रावधान चलता रहता है। कोई
ऐसा नहीं है कि आप एक बार यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि चुनाव में खड़े हुए और वहाँ से हार गए या फिर आपने वहाँ पे जीत गए और कार्यकाल पूरा कर लिए तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये यहाँ पे सिस्टम नहीं है। वो अमेरिका का सिस्टम है। अमेरिका में 2 बार से ज़्यादा बार राष्ट्रपति भी नहीं बन सकता कोई व्यक्ति, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पे भारत में ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति कितना भी बार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। यानी कि इन राज्यसभा लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकता है। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे अपना खड़ा हो सकता है, ठीक है। कार्यकाल हो गया। अब कुछ विशेष को देखते हैं। राज्यसभा विशेष, राज्यसभा विशेष पे चर्चा कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ बातें, जैसे कि एक चीज़ आपको मिलेगी जब अनुच्छेद 249 में एक बात मिलेगी कि क्या होता है ना कि जो संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है। केंद्र सूची पे मतलब राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है। केंद्र सूची पे आपका केंद्र कानून बनाती है और समवर्ती सूची पे राज्यसभा और केंद्र सरकार दोनों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बनाते हैं। लेकिन होता क्या है, यदि राज्य सरकार उस पर कानून बनाई है और केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना दे तो वो केंद्र सरकार वाला कानून ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, उसी को माना जाता है। जैसे आज के डेट में शिक्षा क्या है, तो समवर्ती सूची का विषय है। तो केंद्र, यदि राज्य उस पर कानून चल रहा है, प्रत्येक राज्य अपना अपना वहाँ पे किस प्रकार से कौन सा बोर्ड का किताब लगेगा, कौन सा बुक लगेगा, उस पर अपना कानून बनाई है। लेकिन आने वाले समय में मान लीजिए जैसे कि आने वाले समय में क्या होगा कि उस पर केंद्र, जैसे अभी चल रहा है कि शिक्षा नीति पे कानून बनने वाला है, अभी चर्चा में है। जिस दिन ये पारित हो गया तो केंद्र यदि इस पर कानून बना देगी तो फिर क्या होगा कि ये केंद्र वाला कानून ही माना जाएगा। राज्य जो बनाया है शिक्षा पे कानून, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और पूरे भारत में सिर्फ एक ही बुक लगने लगेगा, एक ही सिस्टम चलने लगेगा एजुकेशन को लेकर के। तो इस प्रकार का कुछ कार्य होने लगता है, यानी समवर्ती सूची। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 249 में एक बात लिखी हुई है कि राज्य सूची में जो भी विषय दिए गए हैं, राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर राज्य ही कानून बनाएगा, केंद्र किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन राज्य सूची में यदि राज्यसभा को लगता है कि ये केंद्र से जुड़ा हुआ, केंद्र महत्व का कानून इस पर बनना चाहिए, कोई विषय ऐसा आ गया कि राज्यसभा को लगेगा कि केंद्र महत्व का ये विषय है और केंद्र को ही अधिकार है कि इस पर अपना सोचे, विचार करे और उस पर कानून बनाए, तो वो राज्यसभा क्या करेगी, 2/3 बहुमत से, यानी कुल सदस्य जो राज्यसभा के होते हैं उनके 2/3 सदस्य अपना वोट देंगे। और वोट देने के बाद यदि बहुमत प्राप्त हो जाता है कि हाँ इस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, तो फिर वो वहाँ से लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा से पारित होगा, फिर उस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यदि ये वाला जो सिस्टम है, जो राज्यसभा पे राज्य सूची पे जो कानून बनाने वाला सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ यदि उस पर केंद्र कानून बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसको राज्यसभा में ही पारित करना होगा, क्योंकि राज्य सूची पे कभी भी केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन यदि राज्यों को लगे तो अपने अपने प्रतिनिधि के द्वारा जो राज्यसभा में बैठे उनसे बोल करके वो अपने बहुमत को पारित करवा करके उस कानून को क्या करेंगे, केंद्र को सौंप देंगे, फिर उस पर केंद्र कानून बनाएगी। तो ये एक बात हो गई। इसी तरह से एक और आर्टिकल मिलेगा आपको 312, अनुच्छेद 312, और इस पर देखिए, इस पे अखिल भारतीय सेवा की बात की गई है। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आज के डेट में 3 है, IAS, IPS और IFS, यानी 3 की चर्चा होती है। अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत 3 पोस्ट को रखे गए हैं, IAS, IPS और IFS। और यदि मान लीजिए आने वाले समय में किसी भी सेवा को, जैसे कि
जो फोर्स से रिलेटेड है या किसी भी संस्था है, कोई भी संस्था है, उसको अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रखना है तो सबसे पहले राज्यों को ही उसको अखिल भारतीय सेवा के लिए 2/3 बहुमत पारित करना होगा कि जितने भी सदस्य होंगे 2/3 उस पर अपना मत दे करके बोलेंगे कि ये जो संस्था है, ये जो सेवा है वो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आएगा। यानी कि यहाँ से जब कानून पारित हो जाएगा सबसे पहले यहीं राज्यसभा में ही सबसे पहले कानून आएगा। यानी कि राज्यसभा में ही सबसे पहले ये व्यवस्था की जाएगी कि राज्यसभा ही इस पर अपना बिल पारित करे और फिर वो कहाँ जाएगा कि लोकसभा के पास जाएगा और राज्यसभा से फिर लोकसभा के पास जाने के बाद फिर उस पर वो क्या होगा कि अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आ जाएगा, रख दिया जाएगा। वर्तमान में 3 ही अखिल भारतीय सेवा है, इसको याद रखिएगा। आपसे पूछता है कि अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत कौन सी सेवा आती है, तो IAS, IPS और IFS, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहीं पे ये आपका 2 अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण थे। यानी कि एक ऐसा बिल है, ये एक ऐसा बिल है जो राज्यसभा में ही सबसे पहले पारित होती है, न कि लोकसभा में। लोकसभा इस पे बाद में चर्चा करेगी, पहले राज्यसभा से ही पारित होना पड़ेगा। लोकसभा डायरेक्ट इस पे आवाज़ मतलब कि ये बिल नहीं ला सकती। यहाँ पे अभी विशेष में ही कुछ बातें देख लेते हैं। ये लास्ट ही चल रहा है आपका विशेष में, जैसे 1-2 और बातें हैं। जैसे सभापति, आप लोगों ने सुना होगा सभापति के बारे में। लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। उनका जिन्हें स्पीकर कहते हैं, वो अपने जो सदस्य होते हैं उन पे नियंत्रण रखने के लिए। उसी तरह राज्यसभा में क्या होता है, सभापति होते हैं, अध्यक्ष के तौर पे कार्य करते हैं। और ये जो होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति यानी ये एक ऐसी संस्था है जिसके जो अध्यक्ष होते हैं उसमें से कोई सदस्य ना होकर सदस्य बाहर से आता है। लेकिन ये उपराष्ट्रपति होते हैं सभापति, और इसी में उपसभापति भी आते हैं। उपसभापति जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उसी तरह से उपराष्ट्रपति, जैसे कि इसमें राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। ये सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जो उपसभापति होते हैं वो उन्हीं में से किसी एक सदस्य को बना दिया जाता है। जो राज्यसभा के सदस्य जो चुन करके आते हैं उनमें से ही किसी एक को उपसभापति बना दिया जाता है। और जब ये सभापति नहीं उपस्थित रहते हैं तो उपसभापति इनके कार्य को देखरेख करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये कंप्लीट होता है राज्यसभा से जुड़ा हुआ आपका जो लोकसभा राज्यसभा वाला वीडियो है और ये जो राज्यसभा वाला वीडियो है, इन दोनों को मिला करके राज्यसभा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर देखिए पूरी तरह से हम पढ़ चुके हैं लोकसभा राज्यसभा के बारे में। संसद के बारे में पढ़े तो संसद क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंगों में बटा हुआ है। तो लोकसभा और राज्यसभा के अंतर को पढ़े, फिर लोकसभा को अलग से पढ़े, राज्यसभा को भी अलग से पढ़े। और इसके बाद अब बच जाता है विधानसभा, विधान परिषद। फिर एक तरफ इनके जो तीसरे प्रमुख अंग है राष्ट्रपति, और उधर जो विधानमंडल में जो प्रमुख अंग होता है वो होते हैं राज्यपाल। उन पे चर्चा करेंगे। कल हम देखेंगे विधानसभा और विधान परिषद के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। उसके बाद विधानसभा विधान परिषद के बाद हम क्या चर्चा करेंगे, या फिर रहने दीजिए, सबसे पहले हम राष्ट्रपति पे यानी कि लोकसभा और राज्यसभा हम पढ़ लिए, अब राष्ट्रपति पे चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति का क्या पावर होता है। यानी जो तीसरा संसद का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, लोकसभा राज्यसभा पढ़ चुके और राष्ट्रपति का क्या रोल होता है उसको भी पढ़ लेंगे। फिर राष्ट्रपति के बाद विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल पे आ जाएंगे, यानी राज्यों के विधानमंडल पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।